जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल प्रीतम एकेडमिक परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो हमारा आज का वीडियो है या बेसिकली जो हमारा क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था वास्तविक संख्या, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग उदाहरण नंबर 4 को इन डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको वास्तविक संख्या का 3 वीडियो दिया हुआ है। पहला वीडियो मैंने आपको वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पर बात किया था, दूसरे वीडियो मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 पर बात किया था, तीसरे वीडियो मैंने आपको उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 पर बात किया था। अगर नहीं देखे तो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो उदाहरण नंबर 4 है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उदाहरण नंबर 1 से रिलेट करता है। दोनों ही सेम क्वेश्चन है, बस जो आपका पूछने का सीक्वेंस है वो अलग कर दिया गया है, यानी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया, बाकी सेम ही चीज है। बस एक ने कान को ऐसे पकड़ा हुआ है तो एक ने कान को ऐसे पकड़ा हुआ है। समझ में आ गया ना आपको? तो इसीलिए बोल रहा हूँ उदाहरण नंबर 1 कम से कम जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। और उदाहरण नंबर 1 जो है दोस्तों, वो एग्जाम में 99.9% चांसेस है आने के। उदाहरण नंबर 2 का भी सेम हालत है। उदाहरण नंबर 2 और 3 सेम टाइप का प्रश्न है, तो वो भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। ऐसे बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस वीडियो से ज्वाइन किए हुए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो सिर्फ उदाहरण नंबर 4 को सर्च करके इस वीडियो में आए हैं, वो ध्यान से सुने कि मेरा सीक्वेंस पढ़ाने का इस टाइप का रहता है कि जितने भी सेम वैरायटी के प्रश्न होते हैं उसमें से जो आपका पहला प्रश्न आता है उसको मैं इन डिटेल में नींबू की तरह निचोड़ कर उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, ठीक ना। तो ये जो उदाहरण नंबर 4 है कहीं ना कहीं उदाहरण नंबर 1 पर बेस्ड है, यानी कि सेम वैरायटी का प्रश्न है। और चूंकि उदाहरण नंबर 1 इससे पहले आया था, इस प्रश्न से पहले आपका बुक में दिया हुआ है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने उस वीडियो में प्रोसेस का भी प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आपको सिर्फ प्रोसेस जानना है तो इस वीडियो में आप लोग आइए, बन के रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, अगर यहां से भी शुरू कीजिएगा ना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मुझे पता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बारीकी से सारा स्टेप बताऊंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर वो जो उदाहरण नंबर 1 है ना, अगर आपको उसको देख के इस वीडियो में आओगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आपको प्रोसेस का भी प्रोसेस समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग इस उदाहरण नंबर 4 पर आते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद भी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं भी देखोगे, सिर्फ आप इस वीडियो को आपको सॉल्यूशन जानना है तो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जाहिर सी बात है भाई, आप सिर्फ इस वीडियो को सर्च करके इस चैनल पे आए हो, यानी कि आप यहाँ पे कहीं पे फंसे हो तभी ना आए हो, यानी कि आपको थोड़ा मोड़ा चीजें आती है। जिनको एकदम नहीं आती है वो जाके उदाहरण नंबर 1 जरूर चेक कीजिएगा। जिनको आती है उनको तो समझ में सब कुछ आएगा, ठीक ना। देखिए, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। यानी कि कोई मिठाई बेचने वाला है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ये बर्फियां देखिए, देखो देखो मुंह में पानी आ रहा है, देखो देखो जिनको पता है उनका मुंह में पानी आ रहा है। देखो, एक प्रकार का, जिनको नहीं पता सुनिए, बर्फिया एक प्रकार का मिठाई होता है जो कि काजू से बना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काजू की बर्फिया बोलेंगे। सेम उसी प्रकार बादाम से बना हुआ कोई मिठाई होगा जिसको हम लोग बादाम की बर्फिया बोलेंगे, ठीक ना। तो उस दुकानदार के पास कितना है? 420 काजू की बर्फियां, ठीक ना, याद रखिएगा। 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। पता है आपके ऊपर में पार हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, मैं उसको पकड़वा दूंगा आपको, ठीक ना। पकड़ लोगे आप लोग। देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 2 वर्ड परेशान कर रहा होगा। सबसे पहले ढेरिया और उसके बाद बर्फी की परात। ये अगर 2 वर्ड आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया ना, तो आपका गेम का मतलब इस प्रश्न का गेम ओवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बर्फी की परात को समझिए। देखिएगा, परात मतलब एक प्रकार का बर्तन, यूं समझ लीजिए, कोई बर्तन या फिर ट्रे समझ लीजिए या थाली समझ लीजिए जिसमें आप लोग खाना खाते हो, उस प्रकार का कोई थाली होगा, ठीक ना। आप लोग मिठाई के दुकान के पास तो गए होगे, देखे होगे कि मिठाई रखने का उनके पास एक अलग से ट्रे जैसा एक थाली होता है, ठीक ना। तो उस थाली को परात बोलेंगे। और चूंकि उस थाली में आपका बर्फी रखा होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? वो बर्फी का थाली होगा। जैसे बोलते हैं ना, सर उस थाली में मैं खाना खाता, वो थाली मेरा, कोई छुएगा नहीं। तो उसी प्रकार से उस थाली में बर्फी रखा होगा, तभी उसको क्या बोला जा रहा है? बर्फी का कोई परात बोला जा रहा है, बर्फी का कोई थाली बोला जा रहा है, यूं समझ लीजिए, ठीक। यानी बर्फी रखने वाला कोई बर्तन है, उसको हम लोग बर्फी की परात बोलेंगे, ठीक। अब ढेरिया मतलब समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई इतना बड़ा बर्तन है, ठीक ना, जिसमें आपको क्या रखना है? बर्फी रखना है। यहाँ पे मान लीजिए 3 जगह पे आपका बर्फी रखा हुआ है, तो जितने जगहों पे बर्फियां रखी होगी ना, वो प्रत्येक जगह आपका एक ढेरी कहलाएगा। यानी कि ये आपका एक ढेरी है, ये आपका एक ढेरी है, ये आपका एक ढेरी है। अगर कोई पूछे इस परात में कितनी ढेरियां हैं, तो 3 ढेरियां हैं। ढेरियां मैंने समझ में आ गया ना, बस यही ढेरिया है। और एक चीज याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक ढेरी में आपका एक ही गो करके बर्फी हो। सो अब मैंने यहाँ पे 3 गो बर्फी दिखाया है, तो सोचेगा 3 गो बर्फी, हो सकता है यहाँ पे 6 गो बर्फी हो सकता है यहाँ पे 5 गो बर्फी हो, कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि क्या कर रहा हूं
कि इस बर्फी में हो सकता है, इस ढेरी में आपका एक बर्फी हो, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इस ढेरी में आपका 2 बर्फी हो। कैसे हो सकता है? एक के ऊपर एक रखा हो तब ना 2 बर्फी हुआ, हो सकता है 3 बर्फी हो सकता है उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हो। यानी समझिए, मान लीजिए आपके पास ये क्या दोस्तों, आपका एक, मान लीजिए कोई बर्फी है, मान लीजिए यहाँ पे ये बर्फी तो रखा हुआ है, ठीक ना, इसी तरह 3 जगह पे इस तरह करके बर्फी रखा होगा। तो मैं सिर्फ फिलहाल आपको एक लेके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई आपके पास बर्फी है, तो आपको सिर्फ एक बर्फी, हो सकता है कि एक बर्फी हो सकता है कि 2 बर्फी हो, इसके ऊपर एक रखा हो सकता है नहीं 3 बर्फी हो। तो वो दुकानदार के मूड पे डिपेंड करता है, उस बर्फी के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना बर्फी उसने बनाया है और कितना बड़ा उसके पास ट्रे है, उसके हिसाब से वो ढेर में वो सजाएगा, ठीक ना। मेरा कहने मतलब कुल मिलाकर ये है कि हो सकता है कि ढेरी में एक ही बर्फी हो सकता है ढेरी में एक से ज्यादा बर्फी हो। समझ में आ गया आपको? ढेरी किसको बोलते हैं, परात किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। आप देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई बर्फी रखने का परात है, ठीक ना, आपके पास मान लीजिए आपके पास 3 परात है, ठीक ना, आपके पास ये 3 परात है, ये सेम साइज का है, मेरे से सेम साइज का बना नहीं, पर आप लोग समझ लीजिए कि ये जो एक ही थाली है, बस 3 को, मतलब समझ लीजिए ये सेम थाली है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम है, ठीक ना, मतलब एक ही प्रकार का सेम दिखने वाला थाली है, ठीक ना, ये इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, यानी कि सब सेम है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पास 5 गो ढेरी बना हुआ है, 5 गो ढेरी बना हुआ है मिठाई का, यानी कि कोई बर्फी का। यहाँ पे 3 गो ढेरी बना हुआ है और यहाँ पे 2 गो ढेरी बना हुआ है। अब इससे कोई मतलब नहीं कि ढेरी के ऊपर कितना मिठाई, तो अभी इतना समझिए, ठीक ना। तो बताइए तो कौन सा मिठाई में, यानी कि किस ढेरी में, यानी कि किस बर्तन में आपका जो मिठाई का ढेरी है वो ज्यादा है। जाहिर सी बात है इसमें है, इसमें 5 गो ढेरी है, इसमें 3 गो, इसमें 2 गो है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें ढेरी की संख्या ज्यादा है, यानी कि ये बर्तन में ज्यादा स्थान घेरेगा, यानी कि बर्तन में कम स्थान शेष बचेगा। जाहिर सी बात है ना कि इसमें ये ज्यादा है, यानी कि ज्यादा स्थान घेरेगा, तो बर्तन में शेष स्थान कम बचेगा, यानी कि ये वाला जो ढेरी है इसमें शेष स्थान ज्यादा बचेगा। देख सकते हो इसमें इतना स्थान बचा हुआ है, इसमें इतना सारा स्थान बचा हुआ है, और इसमें देख सकते हो सबसे ज्यादा स्थान बचा हुआ है, यानी कि खाली स्थान इतना सारा बचा हुआ है। तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जितने भी आपके पास ढेरिया है, प्रत्येक ढेरी में आपको बर्फी की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि अगर इस ढेरी में अगर 6 गो बर्फी है ना, तो इसमें भी 6 गो होनी चाहिए। अगर इसमें मान लीजिए 5 गो बर्फी है ना, तो इसमें भी 5 गो होनी चाहिए, इसमें भी 5 होनी चाहिए, यानी ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। और ये जो परात है, परात में न्यूनतम स्थान घेरना चाहिए, यानी कि आपको परात में न्यूनतम स्थान घेरना चाहिए। अगर ये तीनों एग्जाम्पल को देखें तो ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि सब ढेरी में समान संख्या रखा हुआ है बर्फियों का, और ये परात में कम स्थान घेरा है इनके कंपेयर में, ठीक ना, यानी कि ये परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है। और साथ ही साथ ये याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है पर क्वेश्चन का मतलब यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक ढेरी में मान लीजिए 6 गो बर्फी है, तो ये 6 का 6 बर्फी किसी एक पर्टिकुलर मिठाई का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें 6 में से 3 को बादाम का है, 3 को काजू का, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 का 6 होगा तो बादाम का होना चाहिए, या तो 6 का 6 काजू का होना चाहिए। यानी कि ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए और सेम टाइप का बर्फी होना चाहिए। समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो कि ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। अब चाहे वो काजू की हो चाहे बादाम की हो, ठीक ना। बादाम की अगर 3-3 है तो प्रत्येक जगह पे 3-3 होनी चाहिए, काजू की तो प्रत्येक जगह पे 3-3 होनी चाहिए, यानी ढेरियों की संख्या समान होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो परात में कम स्थान घेरे। तो अब बात रहा कि भाई अब हम लोग ये 420 काजू की बर्फी को और 130 बादाम की बर्फी को कैसे इस तरह से सजा पाएंगे कि जो आपका ढेरी बनेगा प्रत्येक में आपका ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान हो और परात में कम स्थान घेरे। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा? तो उसको फाइंड करने के लिए आप लोग गौर से मेरे बातों को सुने। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना, क्योंकि 420 और 130 बड़ी संख्या है। मैं छोटी छोटी संख्या ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास 6 गो काजू की बर्फी देता, ठीक ना, 6 गो काजू की मान लीजिए बर्फी देता, ठीक ना, मैं सिर्फ काजू लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए काजू की बर्फी है। और 4 आपके पास दे देता बादाम की बर्फी, ठीक ना, 4 बादाम की बर्फी। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ठीक ना। 4 बादाम की बर्फी देता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलता है, तो कैसे करते हैं? तो देखिए हम लोग सारे पॉसिबिलिटी को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। आपके पास मान लीजिए ये 3 सेम टाइप का परात है, ठीक ना, आपके पास 3 गो परात है, 3 गो ये सेम टाइप का लंबाई चौड़ाई इसका सबका सेम है, भले बना नहीं सेम जैसा, पर यूं समझ लीजिए सब कुछ सेम है, ठीक ना, लंबाई चौड़ाई सब सेम है, यानी कि एक ही थाली है, ठीक ना। तो आपके पास 6 और 4 बादाम की बर्फियां, यानी कि कुल मिला के कितनी बर्फियां हैं? 6 और 4 10 बर्फियां आपके पास। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एको को ढेरी लगाओ, यानी कि प्रत्येक ढेरी में आपके पास एक ही को क्या रहेगा दोस्तों? बर्फी रहेगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 आपका काजू का बर्फी मैंने इस थाली में रख दिया, ठीक ना।
अब मैं दूसरे पेन से बादाम की बर्फी को दिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि हमारे पास 4 को बादाम की बर्फियां हैं। तो आप इस तरह करके थाली में रख सकते हो 6 और 4 बर्फियों को, ठीक ना। एक यहाँ पे आप लोग 6 काजू की बर्फी रख दीजिए, 4 आप लोग बादाम की बर्फी रख दीजिए। अब आपके पास मन क्या, नहीं मैं क्या करूंगा, 2-2 की ढेरी लगाऊंगा। तो आप लोग लगा दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे 2-2 की ढेरी लगा देता हूँ, ठीक ना। इसको मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए 2 यहाँ पे बर्फी है, यानी कि 2 काजू की बर्फी है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 4 हो गया और 2 बचा, क्योंकि टोटल क्या 6 है। तो यहाँ पे आपका आ गया 6। ये क्या हो गया दोस्तों, आपके पास 6 काजू की बर्फियां आ गई, ठीक ना। अब क्या बचा, बादाम की बर्फी, यानी कि बादाम की बर्फी के लिए हम लोग को 2 ढेरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 करके लगा रहे हैं और टोटल कितना है 4, इसीलिए। तो आप लोग इस तरह करके लगा सकते हो। और एक तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग चाहो तो 3-3 करके लगा के देखो। लेकिन जैसे आप लोग 3-3 करके लगाएगा ना दोस्तों, ये काजू की बर्फियां तो लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3-3 करके लगाई, 3-3 करके लगाई, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, समान संख्या का बर्फी है। और देख सकते हो ये आपका कुल मिला के जितना भी बर्फी है, सारा बर्फी इसमें आ गया। 3-3 6 होता है। लेकिन जब आप बादाम की बर्फी को 3-3 को करके ढेरी लगाइएगा ना, तो इसमें तो 3 आ जाएगा, आपके पास सिर्फ ओनली 1 बच जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर 4 बर्फी है इसीलिए। तो आपके पास 1 बच गया, यानी कि आपको यहाँ पे 1 का ढेरी लगेगा। और जैसा कि मैंने बोला था, ढेरियों में संख्या समान होनी चाहिए बर्फियों की। तो देख सकते हो इसमें 3 है, बाकी सब 3, यानी कि ये पॉसिबल है नहीं, यानी कि 3-3 का आप लोग ढेरी नहीं लगा सकते। चलिए 4 का लगा कर देखते हैं। जब आप लोग 4 लगाएगा ना दोस्तों, तो बादाम का तो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि बादाम के पास 4 बर्फियां है ऑलरेडी। तो 4 है तो उसके पास ना ज्यादा बचेगा ना ही कम होगा, तो यानी कि ये तो हो जाएगा। लेकिन काजू की बर्फी में देखिएगा कि 2 शेष बच जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 4 का ढेर लगाएगा तो सिर्फ काजू की बर्फी 2 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग 4 भी नहीं लगा सकते। 5 लगा के देखिए, तो 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 तो भाई बादाम की बर्फियां है ही नहीं, हमारे पास 4 ही है। तो कुल मिलाकर आपका जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये आपका फिट बैठता है। ये आपका जो है दोस्तों, ये आपका फिट बैठता है। कैसे फिट बैठता है आप लोग देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो परात में जगह ज्यादा खाली बचा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ढेरी कम बना है। इसमें देख सकते हो आपके पास यहाँ पे टोटल 10 को ढेरी बना है, और यहाँ पे मोटे आपके पास 5 को ढेरी में सारा आपके पास मिठाई निपट गया। और इसमें परात में जगह देख सकते हो, खाली जगह ज्यादा बचा हुआ है, इसमें कम बचा हुआ है। आप लोग देख सकते हो ये कम जगह बचा हुआ है, यानी कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 2-2 का ढेरी लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरह करके आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात रहा कि सर इतना बड़ा एग्जांपल अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। आप लोग एक चीज पढ़े हुए हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना। HCF का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। आपके पास कोई भी 2 संख्या दिया हुआ है, उसका सबसे हाईएस्ट वो फैक्टर जो उन दोनों को काटे, यानी कि ये 6 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और खुद 6 होता है। 4 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, फिर आपका 4 होता है, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हो इनमें से सिर्फ 2 ही जो है ऐसा संख्या जो हाईएस्ट है और साथ ही साथ कॉमन है, इसीलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो HCF में आपका 2 आया था, और हम लोग प्रश्न में हम लोगों ने 2-2 का ढेरी लगाया था, यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रश्न में HCF ही निकालने को बोल रहा है। यानी कि अगर हम लोग किसी तरह से इसका अगर HCF निकाल ले तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यूं समझ लीजिए ना, आपको क्या कहा गया है कि आपको कम से कम ढेरी लगाना है। अब जब कम से कम ढेरी लगाएगा, यानी कि उस ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी, और जब ज्यादा से ज्यादा होगी तो क्या होगा दोस्तों, ये जो प्रत्येक ढेरी है दोस्तों, ये क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है इसका गुणनखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे देख सकते हो, ये आपका 2 है, ठीक ना। 2 क्या था दोस्तों, दोनों का फैक्टर था, 6 और 4 का क्या फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। तो उसी तरह से इस प्रश्न के लिए जो भी आपका सुटेबल आंसर होगा, वो आंसर कहीं ना कहीं इसका फैक्टर होगा। और कौन फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ढेरी की संख्या कम है, तो यानी कि आपके पास बर्फियों की नंबर ज्यादा है, और जो वो ज्यादा नंबर है यानी कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। समझ में आ गया ना आपको। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, HCF निकालेंगे। हमारे पास मैं फिर से समझाता हूं, सुनने का ट्राई कीजिए। आपको ढेरी कम से कम लगाना है, और ढेरी कम से कम लगाना है यानी कि आपके पास बर्फियों की संख्या उस ढेरी में ज्यादा से ज्यादा होगी, तभी ना आप लोग ढेरी कम से कम लगा पाओगे। और जैसा कि ये प्रत्येक ढेरी आपका क्या कर रहा है, उस संख्या का गुणनखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रत्येक संख्या उस गुणनखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन गुणनखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट गुणनखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन गुणनखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 2 है, तो देख सकते हो ये 2 क्या है दोस्तों, इन दोनों का गुणनखंड तो है ही,
साथ ही साथ सबसे बड़ा गुणनखंड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एचसीएफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस प्रश्न में 420 और 130 का एचसीएफ निकालने का कष्ट करेंगे, और जैसे हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा कष्ट कर लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सेम वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो जाके उदाहरण नंबर 1 जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिए, दिया है, क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए। दिया है आपके पास, दिया हुआ है काजू की बर्फी, काजू की बर्फियां लिख लीजिए, बर्फियां, काजू की बर्फियां। मेरा थोड़ा राइटिंग खराब है, एडजस्ट कीजिएगा। काजू की बर्फियां कितना है, 420 दिया हुआ है। फिर बादाम की बर्फियां, मोस्ट कंपलसरी, इस तरह के प्रश्नों में आप लोग गिवन जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। बादाम की बर्फियां। एक आपको फैक्ट वाली बात बताऊं, सुनना चाहते हो, सुनोगे तो सुनिए। अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है और अगर आप लोगों ने गिवन लिख दिया ना, यानी दिया हुआ क्या वो लिख देना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मजा आया सुन के ना। हाँ देखिए, बादाम की बर्फी 130 दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही जिस तरह से हम लोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम लोगों ने लिखा था वो आपको लिखना है, या फिर आप लोग यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हो, ठीक ना। हाँ, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिए, हम जानते हैं कि ढेरियों में बर्फियों की संख्या किसके बराबर होगी। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि जो आपका ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी किसके बराबर होगी, एचसीएफ के बराबर होगी। तो ये लिख दीजिए एचसीएफ के बराबर, और किसके एचसीएफ के बराबर, जाहिर सी बात है 420 और 130 के एचसीएफ के बराबर। इस तरह के कॉमन में ब्रैकेट में लिख दीजिए आप लोग 420 और आपके पास 130 के बराबर, इस तरह करके लिख दीजिए, ठीक ना। यहां तक लिख दीजिए। अब यहां पे लिखिए यूक्लिड, अब हम लोग लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे आर क्या था दोस्तों, ये हमेशा 0 से बड़ा और बराबर, और जो आपका बी है यानी कि जो आपके पास भाजक है उससे हमेशा छोटा होता है। ये हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था। अब यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, और साइड में क्या कीजिएगा, आप लोग इस तरह करके जितना दूर आपका अटेगा उतना हिसाब से कॉपी इस तरह करके डंडी खींच लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था उदाहरण नंबर 1 में, कि देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 420 बड़ा है, तो 420 को इस तरह करके लिख लीजिए और उसको भागा दे दीजिए छोटी वाली संख्या से, 130 से भागा दे दीजिए, क्योंकि हम लोग भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे, आप उदाहरण नंबर 1 जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले यह साइड में ही कीजिएगा, आपका जितना बड़ा कॉपी है ना, कॉपी किस तरह से आप लोग खींच लीजिएगा लाइन, और साइड में इधर कीजिएगा, और इसको साइड में रफ में मत कीजिएगा, वहीं पे सामने कीजिएगा, तो आपको एग्जामिनर का इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बढ़ेगा, ठीक ना। एग्जामिनर और आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बढ़ेगा। अब ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका करीबन कितना बार में जाएगा, ये करीबन आपका 3 बार में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 3 3 9 3 3 3 1 3 1 3 हो जाएगा ये वाला, ठीक ना, 3 3 और 3 1 3। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 30 आपके पास यहाँ पे आएगा, यानी कि 30 आपके पास आएगा, बचेगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो शेषफल बचता है उसको हम लोग रखते हैं, और जो आपके पास ऊपर में जहां से शेषफल आया है उसका जो आपके पास भाजक है उसको हम लोग यहाँ पे नया, उसको क्या बना देते हैं, हम लोग नया भाज्य बना देते हैं। क्या बनाते हैं, नया भाज्य बना देते हैं, यानी कि सीधा सीधी बोले तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको आप लोग फिर से भागा दीजिए, तो ये करीबन दोस्तों आपका 4 बार में जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा, ठीक ना। तो 0 4 3 12 इस तरह करके जाएगा। तो ये कट के आपके पास माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और 1 बचेगा यानी कि 10 बचेगा, ठीक ना। अब फिर से यही अगेन, ये जो आपके पास भाजक था उसको आप लोग भाज्य बना दीजिए, यानी कि इसको उठा के यहाँ पे लाइए, यानी कि 30 को यहाँ पे लाइए, तो फिर ये 3 बार में कट जाएगा, 30 पूरी तरह से ये कट गया। कट को मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, सबसे बेटर रहेगा, ठीक ना। तो ये आपका बन गया। तब तक आपको ये प्रोसेस करना होता था जब तक आपका 0 ना आ जाए, और जिस जगह पे आपका 0 आता था दोस्तों उसका जो आपका भाजक होता था, यानी कि ये 10, यही दोस्तों आपका HCF होता था, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन का। अगर 10-10 की ढेरी लगाओगे ना तो आपका ये परात में न्यूनतम स्थान घेरेगा, ठीक ना।
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको आप लोग कैसे लिखेगा। सो यहाँ तक लिख लिया ना आप लोगों ने। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ ए क्या है दोस्तों आपके पास भाज्य है, बी क्या है दोस्तों आपके पास भाजक है, क्यू क्या है दोस्तों आपके पास भागफल है, और आर क्या है दोस्तों शेषफल है। आप लोग लिख सकते हो ये वाला, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप। स्टेप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। स्टेप 1 यहाँ पे लिखे स्टेप 1, ठीक ना। स्टेप 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे जितने बार आप लोगों ने भागा किया प्रत्येक बार जो आपका है वो आपका एक स्टेप कहलाएगा। यानी कि ये आपका ये जो आप लोगों ने पहली बार जो आप लोगों ने भागा किया जिसमें आप लोगों को 30 आपको शेषफल मिला, ये आपका स्टेप 1 है। और इसको जब आप लोगों ने भागा दिया जिसमें आप लोग को आपको शेषफल 10 मिला, उसको आप लोग का स्टेप 2 बोलेंगे। और ये जो आप लोगों ने लास्ट बार जो भागा किया जिसमें आपको शेषफल 0 मिला, उसको आप लोग स्टेप 3 बोलेगा। इस तरह करके आपको चीसना नहीं हुआ पे, ठीक ना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है दोस्तों, सेम ये उस स्टेप 1 को आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो इस फॉर्म में यानी कि भाज्य क्या है दोस्तों आपका स्टेप 1 के लिए 420 है, तो 420 लिख दीजिए, बराबर आपके पास बी यानी कि भाजक कौन है दोस्तों आपके पास 130 लिख दीजिए, गुणा भागफल आपके पास क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, उसके बाद प्लस शेष क्या है दोस्तों आपके पास 30 है, तो 30 लिख दीजिए। अब हम लोग को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक 0 ना आए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जब तक 0 ना आए तब तक आपको करना है। तो क्या हमारे पास स्टेप 1 में 0 आया, नहीं आया, क्योंकि हम लोग के पास स्टेप 1 में 30 आया है। शेषफल के पास 0 आना चाहिए, शेषफल के पास हमारे पास 30 आया, यानी कि हम लोग को फिर से स्टेप करना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग सिर्फ स्टेप 1 पे नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बार उससे पहले लिख दीजिए, जहां आपके पास r इज नॉट इक्वल टू 0 है भाई, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब जब r 0 के बराबर नहीं तो हम लोग फिर से अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे स्टेप 2। हमारे पास स्टेप 2 क्या कर रहा है दोस्तों, हमारे पास स्टेप 2 क्या कर रहा है, भाज्य आपके पास 130 है, लिख दीजिए आपके पास। अगेन आपको स्टेप 2 को इसके फॉर्म में लाना है, 130 बराबर भाजक आपके पास क्या है 30 है, गुना भागफल आपके पास देख सकते हो 4 है, प्लस शेष का आपके पास 10 बचा हुआ है। अब यहाँ भी क्या आपके पास 0 आया है, नहीं आया, कहाँ पे शेषफल में 0 नहीं आया है, तो आप लोग लिख दीजिए r इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग जब 0 नहीं आया तो फिर से आपको इसको अगला स्टेप कीजिए, स्टेप नंबर 3 पर बात करेंगे। देखिए हमारा स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, सो स्टेप नंबर 3 में हम लोग का पास भाज्य जो है दोस्तों क्या है आपके पास 30 है, बराबर भाजक क्या है दोस्तों आपके पास 10 है, गुना भागफल आपके पास 3 है, और शेषफल आपके पास 0 है। तो यानी कि अंततः आपके पास r में 30 आ चुका है, यानी कि आप लोग देख सकते हो शेषफल आपके पास 30 बच चुका है। तो यहाँ पे लिखिए जहां क्या है दोस्तों आपके पास r इज इक्वल टू 0, अभी तक इज नॉट इक्वल टू 0 था, अब आपके पास इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा जब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब लिखिएगा तथा भाजक। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, जहां पे आपको जिस स्टेप में आपका 0 आएगा, थर्ड स्टेप में आपका 0 आया है, उस स्टेप का जो आपके पास भाजक होता है 10, वही आपका दोस्तों एचसीएफ होता है। तो लिख दीजिएगा भाजक बराबर 10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः HCF किसका ब्रैकेट में लिख दीजिए 420, ठीक ना, 420 और किसका 130 का और 130 का, 420 और 130 का, ठीक ना, 420 और 130 का कितना है हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास 10 आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए प्रत्येक ढेरी में हर्षी होगा यहाँ पे, ढेरी में 10 बर्फियां होंगी। तो इस तरह करके आपका प्रश्न सॉल्व होता है। आप लोग यहाँ पे और एक चीज लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया था, समझ गया होगा आप लोग, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, पर लिख दीजिएगा, बेटर रहता है, ठीक ना, एग्जामिनर का इंप्रेशन अच्छा बनता है। लिखिएगा जरूर, क्या बोल रहा हूँ सुनिए। ये मैंने आपको क्या बोला था, बड़ी संख्या को यहाँ पे बीच में लिखना है, छोटी संख्या से भागा देना है। तो यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे जब आप लिखे ढेरियों में बर्फियों की संख्या बराबर एचसीएफ 420 और 130 है, और यहाँ पे आप लोग और एक चीज लिख दीजिएगा इसके बाद, जस्ट ही इसके नीचे, यानी कि ये जो लाइन आप लोगों ने लिखा है इसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे एक चीज लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा कि जो संख्या तो बड़ा है उस संख्या को पहले लिख दीजिएगा 420 लिख दीजिएगा, 420 और ग्रेटर देन का साइन दे दीजिएगा, क्योंकि भाई 420 क्या है दोस्तों बड़ा है, किससे बड़ा है, 130 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 130। ये वाला स्टेप यहाँ पे जरूर डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो आपका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा बनेगा। अब यही अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे दूसरा संख्या होता तो सेम यही प्रोसेस आप लोगों को करना है, और आपका एचसीएफ जो निकलेगा दोस्तों वही आपका ढेरियों की संख्या होगा। तो इस तरह करके आपको कर देना है, और एग्जाम में इंप्रेशन पाने के लिए यहाँ पे 10 में आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह करके हाईलाइट कर दीजिएगा 10 बर्फियां,
इस तरह करके आप लोग चीज़ दीजिएगा, मतलब इस तरह करके लाइन बना दीजिएगा, वैसे नहीं ऐसे ऐसे चीज़ मत दीजिएगा। तो इस तरह करके जो हमारा प्रश्न है दोस्तों ये हमारा सॉल्व होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली में।